जय हिंद दोस्तों। क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, है ना। फटाफट जो है कि स्टार्ट करते हैं। हाँ, लास्ट जो हमने क्लास देख रही थी, टीचिंग एड्स यानी कि शिक्षण सहायता सामग्री हमने स्टार्ट किया था। बट वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही थी कि ये आपका जो मैं पिक्चर्स वगैरह डायग्राम वगैरह जो लगाया था वो वहाँ पे दिख नहीं रहा था। तो मैं वो क्लास भी कंप्लीट हो गया था। मैं बोला था कि नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से स्टार्टिंग से थोड़ा देख लिया जाएगा जब प्रॉपर मेरा डायग्राम वगैरह सही रहेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, बात करते हैं टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स यानी शिक्षण सहायता सामग्री। शिक्षण सहायता सामग्री को देखा जाए तो सामान्य तौर पे देखा जाए तो दो तरीके से देखा जाता है। एक तो सामान्य शिक्षण सहायता सामग्री, या इसको कहते हैं अनिवार्य शिक्षण सहायता सामग्री भी कहते हैं, अनिवार्य, ठीक है। और एक जो है कि नॉर्मल शिक्षण सामग्री जो है कि कंडीशन होती है। अब अनिवार्य में क्या होते हैं, जैसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड होना चाहिए, मार्कर होना चाहिए, डस्टर होना चाहिए, है ना। ये कुछ जो है कि बेसिक चीजें हैं जिनके बिना शिक्षण पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ जो है कि माना जाता है कि ये सामान्य शिक्षण सामग्री है जो आपके पास होनी चाहिए। बुक सामान्य शिक्षण सामग्री में आ जाती है, तो ये आपके पास होना ही होना चाहिए, श्योर एंड सर्टेन होना चाहिए। और इसके अलावा देखा जाए तो अन्य बहुत सारी शिक्षण सामग्री है जो टेक्निकल में आ जाती है, तकनीकी जो है कि शिक्षण सामग्री में आ जाती हैं। अब तकनीकी शिक्षण सामग्री, अच्छा, शिक्षण सामग्री आवश्यक क्यों है, आवश्यकता क्यों है। आवश्यकता क्यों है, तो क्लास को, कक्षा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए। किसके लिए? प्रभावी बनाने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए, है ना। क्या होना चाहिए आपका शिक्षण एड या जो है कि टीचिंग एड्स क्या है, कंपलसरी है। किस किस चीज के लिए, तो क्लास को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए, क्लास को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और क्लास को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, या मैक्सिमम आउटपुट के लिए टीचिंग एड्स या शिक्षण सामग्री क्या है, बहुत ज्यादा कंपलसरी जो है कि एक पार्ट है इसका। इसमें जितने ज्यादा इंद्रियों का, देखिए, सामान्य तौर पे ये माना जाता है कि टीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम जितने ज़्यादा अपने सेंसरी ऑर्गन्स का यूज करेंगे, जितने ज़्यादा हम अपने ज्ञान इंद्रियों का उपयोग करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स, उतने ही ज़्यादा स्टेबल आपका जो है कि नॉलेज कंस्ट्रक्शन होगा, यानी कि उतना ही ज़्यादा अस्थायी रूप से ज्ञानार्जन होगा, ये ऐसा माना जाता है। अब इन टीचिंग एड्स में देखा जाए तो तीन तरीके के देखने को मिलते हैं: श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री। जैसे यहाँ पे देखा गया है टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स, और टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स में यहाँ पे दे रखा है ऑडियो एड्स, वीडियो विजुअल एड्स और ऑडियो विजुअल एड्स देखा गया है, दिया गया है। तो यहाँ पे ऑडियो में देखेंगे रेडियो हो जाएगा, ग्रामफोन हो जाएगा, है ना, रिंगियो फोन हो जाएगा, टैप रिकॉर्डर हो जाएगा, है ना। उसके बाद विजुअल में आ जाएगा, चार्ट आ जाएगा, पिक्चर आ जाएगा, मॉडल आ जाएगा, और जो है कि पेंटिंग आ जाएगी, है ना, मैप आ जाएगा, और आपका प्रोजेक्टर आ जाएगा। ये सब कहाँ पे आ जाएगा, विजुअल में आ जाएगा, ठीक है। ऑडियो विजुअल में देखते हैं तो टेलीविजन आ जाएगा, ड्रामा आ जाएगा, साउंड आ जाएगा, मॉनिटर आ जाएगा, मोबाइल आ जाएगा, है ना, मोबाइल आ जाएगा, लैपटॉप आ जाएगा। ये सारा जो है कि कहाँ पे आएंगे, ऑडियो विजुअल वीडियो में आ जाएगा। सिनेमा, सिनेमा है, मूवी आती है, ये भी एक तरीके से क्या है, सॉफ्ट एजुकेशन का जो है कि वे है, अपने कल्चर को स्प्रेड करने का, फैलाने का एक क्या है, सॉफ्ट एक तरीका है। ये सारी चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं शिक्षण सामग्री, शिक्षण सहायता सामग्री दृश्य में। ये ऑलरेडी हमने देख लिया, क्या क्या देखा यहाँ पे। दृश्य में देखेंगे तो पुस्तकें आ जाएंगी, चित्र आ जाएगा, मानचित्र आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा, चार्ट आ जाएगा, और पोस्टर आ जाएगा,
पोस्टर आ जाएगा, श्यामपट आ जाएगा, है ना, बुलेटिन बोर्ड आ जाएगा, संग्रहालय आ जाएगा, स्लाइड आ जाएगा। ये सब का सब कहाँ पे आ जाएगा? दृश्य सामग्री में आएगा। श्रव्य में भी हमने देखा, रेडियो, फोन, टेप रिकॉर्डर, ये सारी चीजें कहाँ पे आ जाएंगी? श्रव्य में आ जाएंगी। और इसमें हमने क्या देखा? सिनेमा, टेलीविजन, नाटक वगैरह, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। वास्तविक पदार्थ, टीचिंग एड्स में क्या होता है? वास्तविक पदार्थ। वास्तविक पदार्थ में क्या होता है? जिस चीज के बारे में हम क्लास ले रहे हैं, जिस चीज के बारे में हम बच्चों को बता रहे हैं, वो रियल में उनके सामने रख दिया जाए, लाके उनके सामने दिखा के उन्हें बताया जाए। जैसे अगर हम एग्रीकल्चर के बारे में बताना चाहते हैं, तो एग्रीकल्चर के बारे में अगर हम बताना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी चीज है, उन्हें हम ट्रिप पे लेके चले जाएं, उन्हें दिखा दिया जाए। या क्लास में ही बताना है, हमें पल्सेस, दाल के बारे में बताना है, अनाज के बारे में बताना है ना, या फिर डॉग के बारे में बताना है, तो ऐसी कुछ चीजें जिनको हम क्लास में प्रेजेंट कर सकते हैं, तो उनके सामने उन्हें रख करके, उन्हें दिखा करके, उन्हें बताया जाए। तो इस तरीके के जो टीचिंग एड्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, रियलिस्टिक मटेरियल बोलते हैं, वास्तविक पदार्थ बोलते हैं, मॉडल नहीं बोलते, सॉरी, वास्तविक पदार्थ बोलते हैं, जिनको दिखा करके उनके बारे में बताया जाता है, सिखाया जाता है या पढ़ाया जाता है। उसके बाद आता है नमूने। नमूने आता है, मॉडल्स आते हैं। मॉडल्स में क्या? ऐसी कोई इवेंट है, ऐसी कोई परिघटना है, ऐसी कोई घटना है, या ऐसी कोई जो है कि फिनोमेना है, एक्टिविटीज है, जिसको हम क्लास में करके नहीं दिखा सकते, या फिर क्लास में वो होती हुई चीजें हम नहीं दिखा सकते। जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी आपको थोड़ा सा बताया था कि वाटर साइकिल के बारे में अगर हमें बात करना है, तो वाटर साइकिल एक फिनोमेना है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसको हम क्लासरूम में करके नहीं दिखा सकते बच्चे को। तो उसे हम क्या करेंगे? मॉडल के रूप में बना के लेके आएंगे, और उस मॉडल में दिखाएंगे कि कैसे शुद्ध सन के लाइट से जो वाटर है, वाटर वेपराइज्ड होके जो है कि गैस में कन्वर्ट होता है, गैस बनाता है, वाष्प बनाता है, और वाष्प गैस ऊपर जाके जो है कि बादल यानी कि क्लाउड का फॉर्मेशन करता है, और उस क्लाउड से फिर कंडेंसेशन होता है, यानी कि उस क्लाउड से वो क्लाउड ठंडा होके फिर आगे जाके बारिश होता है, बारिश के माध्यम से वो पानी फिर पृथ्वी पर आता है, और फिर वही पानी नदियों, झील, झरने और समुद्र में जाता है, वहां से फिर वाष्पीकृत होके बादल बनता है। ये पूरी लाइफ साइकिल, वाटर साइकिल चलती रहती है। तो इसका हम मॉडल बना के दिखा देंगे। जैसे यहाँ पे देखा, आप मॉडल एक लगाए होंगे, यहाँ पे देखिए डैम लगा हुआ है। अब डैम को हम क्लासरूम में लेके नहीं आ सकते, अब हम फील्ड ट्रिप करा सकते हैं। डैम के पास हम फील्ड ट्रिप करा सकते हैं, बच्चे को ले जाके दिखा देंगे कि बेटा देखो ये डैम ऐसे ऐसे बनता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, यहाँ पे वाटर स्टोरेज होता है, यहाँ पे फिशिंग होती है, यहाँ पे बहुत सारे कैनाल्स निकाली जाती है छोटी छोटी, जो आपके कृषि में सिंचाई में मदद करती है। यहाँ पे आपका बोटिंग किया जाता है, नौकायान किया जाता है, ये एक टूरिस्ट स्पॉट की तरफ भी डेवलप होता है, यहाँ पे विद्युत भी बनाया जाता है। तो ये सारी चीजें हम फील्ड ट्रिप के माध्यम से दिखा सकते हैं। लेकिन अगर क्लासरूम में दिखाना है तो क्लासरूम में दिखाने के लिए एक मॉडल आपको बनाना पड़ेगा। या फिर मान लीजिए सॉरी, पृथ्वी के बारे में आपको बताना है, पृथ्वी में ग्लोब के बारे में आपको बताना है, तो ग्लोब के बारे में बताना है, पृथ्वी के बारे में बताना है, तो पृथ्वी को क्लासरूम में नहीं लेके आ सकते, तो पृथ्वी को क्लासरूम में नहीं लेके आ सकते, तो ग्लोब मिलता है छोटा सा, ग्लोब लेकर आइए और ग्लोब को दिखाइए बच्चों को। तो ये क्या हो गया? मॉडल हो गया। क्या हो गया? मॉडल हो गया। इसको कहते हैं मॉडल। ठीक है। चित्र के माध्यम से बहुत सारी चीजें, और चित्र के माध्यम से क्या होना चाहिए? चित्र स्पष्ट होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए और आकर्षण होना चाहिए, ताकि प्रत्येक बच्चा दूर से उस चित्र को देख करके क्या कर सके?
समझ सके, वास्तविक उसकी जो है कि चीजों को। और कोशिश ये करनी चाहिए कि जो चित्र हो, जिस चीज का चित्र हो उसमें वास्तविकता, उसमें चीजें लगी हुई हो। ठीक है, हाँ, दिखानी चाहिए। अच्छा, जो चित्र है उसमें मुख्य बातों को या मुख्य जो उसके अवयव हैं या पार्ट हैं, भाग हैं, उनको मेंशन करके वहां पे दिखा सकते हैं। साथ ही साथ उसके जो स्पेशल फीचर हैं उसको भी वहां पे लिख करके आप दिखा सकते हैं चित्र में। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। चित्रों का आकार बड़ा होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया कि ताकि क्लास के हर एक बच्चे को, कॉर्नर वाले बच्चे को भी वो चीज दिखे कि हाँ यहाँ पे ये चीज जो है कि स्पष्ट जो है कि दिखे। पीछे बैक बेंचर जो होता है, जो पिछला बच्चा होता है, पीछे बैठा होता है, उस बच्चे को भी वो चित्र स्पष्ट रूप से दिखे, है ना, कठिनाई ना हो, किसी तरह की कोई समस्या ना हो। चित्र में इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। मानचित्र, मानचित्र वैसे सेम होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, एक एक लोकेशन अच्छे से लिखा होना चाहिए। मानचित्र पे स्पष्ट रूप से डायरेक्शन जो है कि वहां पे देना चाहिए। ये नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। इस तरीके से स्पष्ट रूप से दिशा सूचक जो है कि वहां पे रखना चाहिए, ताकि बच्चे को किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अलग अलग जो है कि ट्रेंच को या अलग अलग स्थलाकृति को अलग अलग कलर से दिखाएं, ताकि उसमें स्पष्टता आए। पानी आए, ब्लू कलर से दिखा दीजिए, है ना। ग्राउंड है, ग्रीन कलर से दिखा दीजिए। डेजर्ट है, उसे लाइट येलो कलर से दिखा दीजिए। अगर कोई माउंटेन है तो डार्क जो है कि आप जो है क्या बोलते हैं कि रेड कलर में दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से भी उसमें भी कलर्स का और डायरेक्शन का, लोकेशन का और स्पष्ट मेंशन होना चाहिए। ये सारी चीजें उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। वही मैप क्या होगा, अच्छा होगा। और बच्चों के सामने जब वो मैप जाएगा तो उनके माइंड में क्लियर चीज आएगी। और कोशिश ये करना चाहिए कि जो वास्तु, जैसे मैप में पानी सामान्यतः ब्लू कलर से दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि सामान्य तौर पे ओशियनिक कलर ब्लू होता है, जिसके वजह से जो है कि आपका पृथ्वी भी ब्लू ग्रह की तरह या जो है कि ब्लू प्लेनेट की तरह दिखती है। पानी भी इसी तरीके से ब्लू कलर से सामान्य रूप से मैप में दिखाया जाता है। ऊपर से देखेंगे पृथ्वी पर तो जो आपके लैंड है, जो स्थल भाग है, वो ग्रीन ग्रीन दिखाई देता है, तो उसको ग्रीन कलर से दिखाया जाता है ना। जो आपके बर्फीले इलाके हैं वो सफेद दिखते हैं, तो उसे मैप में भी सफेद दिखाया जाता है। तो इन सारी चीजों का विशेष जो है क्या होता है, योगदान होता है। रेखा चित्र, रेखा चित्र, वास्तविक पदार्थ, नमूने या मानचित्र, अगर तीनों में से कोई भी जो है कि आप लाने में असमर्थ हैं, तो श्यामपट हो या ब्लैक बोर्ड हो या व्हाइट बोर्ड हो या डिजिटल बोर्ड हो, वहां से हाथ से ही आप चित्रकारी करके वो चीज बना करके बच्चों को दिखा सकते हैं। सामान्य तौर पे जो है कि हालांकि अभी देखा जाए, जैसे ये डिजिटल बोर्ड पे चल रहा है, तो डिजिटल बोर्ड पे सामान्य तौर पे आपको पीपीटी लगा हुआ है ना, स्लाइड लगी हुई है, उसमें सारी चीजें, बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं। उसको मैं यहाँ पे प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, दिखाता जा रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ। इस तरीके से क्या होता है, अब देखिए इसका फायदा क्या होगा। इसका फायदा ये होता है ना कि जो मैनुअल क्लास यानी ऑटोमेटिक हैंड रिटन जो क्लास होती है, वो एक क्लास, और इस तरीके से पीपीटी की क्लास 3 क्लास इक्वल होती है। यानी कि 1 घंटा मैंने अगर पीपीटी के माध्यम से या स्लाइड के माध्यम से क्लास ले लिया, तो ऑफलाइन क्लास वो 3 क्लास में उतना मटेरियल आपको मिलेगा या कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से क्लास की स्पीड बढ़ जाती है, इसलिए डिजिटल बोर्ड में बहुत ज्यादा जो है कि सहूलियत देखने को मिलती है। ठीक है, ये मानचित्र वास्तविक नमूने नहीं हो तो तीनों के अभाव में स्थिति में क्या होता है, वस्तु या स्थान के बारे में अध्यापन के लिए रेखा चित्र का प्रयोग किया जाता है। अब रेखा चित्र का प्रयोग किया जाता है कैसे, अब देखिए आगे जो है कि इसमें लगा हुआ है। जैसे मान लीजिए क्लास में आप लोटस के बारे में या कमल के फूल के बारे में बता रहे हैं, है ना। मान लीजिए आपको कमल का फूल, आप किसी ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहां पे आपको कमल का फूल मिल गया, तो कमल का फूल मिल गया तो प्रत्यक्ष रूप से दिखा दिए, बच्चों को बता दिए ये तना होता है, ये पत्ती होती है, इसके कलर ऐसा होता है, यहाँ पे इसके बीज होते हैं, इसके पत्ते ऐसे होते हैं, ये देखो कितना जो है कि इसका स्टीम कितना जो है कि क्या बोलते हैं कि हल्का होता है ना। तो इस तरीके से दिखा के आप बता सकते हैं। अगर नहीं है तो चार्ट में दिखा सकते हैं। वो भी आपके पास नहीं है या आप नहीं ला पाए हैं, किसी कारणवश घर छूट गया है,
तो उसमें आप ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड जो भी हो, डिजिटल बोर्ड, उस पर बना करके उसे दिखा सकते हैं स्पष्ट रूप से कि ये ऐसा होता है। इसको कलरफुल थोड़ा कर देंगे तो कलरफुल के हिसाब से जो है कि वो दिख जाएगा, स्पष्ट रूप से बच्चों को दिख जाएगा। कारण देखिए इतना मेहनत क्यों किया जाता है, इतना मेहनत करने का रीजन ये है कि बच्चे का जो दिमाग है, जो माइंड है, उसमें जो हम बता रहे हैं उसका क्लियर एक विजन या व्यू डेवलप हो जाए, एक जो है कि अपना उसका थॉट डेवलप हो जाए, ताकि वो बच्चा हमेशा उसे दिमाग में बनाए रखे, भूले नहीं, है ना। यानी कि आउटपुट फोकस अच्छा होता है, यानी कि आउटपुट आपका अच्छा लगे, बच्चे को जिस पर्पज से स्कूल में लाया गया है वो पर्पज फुलफिल हो, इसके लिए इतना सारा मेहनत किया जाता है। ठीक है, ग्राफ देखेंगे तो बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं उसमें ग्राफ, जैसे भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, गणित विज्ञान, इसमें ग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके का जो है कि ग्राफ जो है कि जिसमें समय और दूरी, जैसे ये ग्राफ है ना, ये दूरी दिखाया गया है, ये समय दिखाया गया है, दूरी समय का ग्राफ है कि कितने समय में कितनी दूरी तय करते हैं, उस हिसाब से ग्राफ जो है कि यहाँ पे लगा हुआ है और ग्राफ बनाया गया है। ग्राफ के माध्यम से हम इसको समझा सकते हैं, बच्चे को स्पष्ट रूप से दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा सारी चीजें। उसके बाद चार्ट के प्रयोग से शिक्षक का शिक्षण, चार्ट के प्रयोग से माध्यम से, है ना, पाई चार्ट के माध्यम से, जैसे मैंने लास्ट में भी थोड़ा सा एग्जांपल बताया था कि जैसे क्लास है ना, मान लीजिए एक कक्षा है, एक कक्षा में अलग अलग कलर के बच्चे जो है, यानी कि जो बच्चे हैं उनमें ड्रेस नहीं है, और जैसे पहले के स्कूलों में ड्रेस नहीं होता था, तो ड्रेस नहीं होता था तो सामान्य तौर पे बच्चे जो है कि अलग अलग अपने घर, उनके घर में जैसे कपड़े मिलते थे उसी हिसाब से उसी अलग अलग कलर के बच्चे पहन के आते हैं। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी क्लास है, उस क्लास, ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक क्लास है जिसमें अलग अलग रंग के कपड़े पहन के बच्चे आए हुए हैं। तो अब उसमें जो है कि पूरे सारे बच्चों को काउंट कर रहे हैं, कुल जो है कि 48 बच्चे हैं, उसमें से जो है कि 16 बच्चे पीले कलर के पहन के आए हैं, 8 जो है कि हरे कलर के पहन के आए हैं, और 8 जो है कि गुलाबी कलर के पहन के आए हैं। बाकी जो है कि यहाँ पे देखा जाए तो कुछ जो है कि यहाँ पे नीले कलर के पहन के आए, लाल कोई पहन के आया नहीं है। तो इस तरीके से पाई चार्ट के माध्यम से भी हम जो है कि बच्चों को, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे आपका भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, गणित विज्ञान के बारे में हम बताते हैं। या जैसे आप देखेंगे ना, जैसे अर्थशास्त्र, जैसे यहाँ पे अर्थशास्त्र दिया है बहुत, देखिए एग्जाम्पल, मैं भी एग्जाम्पल इजी ही ले रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। जैसे ग्राफ देखेंगे तो भारत सरकार जब बजट निकालती है वो अर्थशास्त्र का पार्ट है ना, इकोनॉमी का पार्ट है। तो और वहां पे देखेंगे जो बजट निकालते हैं तो बजट में बहुत सारे जो है कि इस तरह के ग्राफ का यूटिलाइजेशन किया जाता है, मुख्य तौर पे कि पैसा कहां से आया, किस क्षेत्र से कितना पैसा आया, ये ग्राफ के माध्यम से बता दिया जाता है। ऐसे ही गोल ग्राफ होता है पाई चार्ट, है ना। सेम जो है कि उसी तरीके से कितना पैसा किस सेक्टर पे कहां खर्च हुआ, ये भी बताया जाता है इसी तरह से चार्ट के माध्यम से। तो ये बहुत जगह इसका उपयोग होता है और इससे बच्चे के दिमाग में स्पष्टता आती है, चीजें समझने में आसानी होती है। ठीक है, बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? बुलेटिन बोर्ड ये होता है जिसको सामान्य तौर पे नोटिस बोर्ड भी बोला जाता है, नोटिस बोर्ड, है ना। कॉलेज में, ऑफिस में या स्कूल में नोटिस बोर्ड होता है, बुलेटिन बोर्ड होता है, उस पर डेली अगर कोई विशेष चीज है तो वहां पे चिपका दिया जाता है, चिपका दिया जाता है, लगा दिया जाता है। जैसे आज क्लास है, कल छुट्टी होने वाला है, वहां पे लग गया। आज का कोई सुविचार है, वहां पे लग गया। आपको कोई टास्क दिया जाना है, वहां पे लग गया। आपको बोल दिया गया नोटिस बोर्ड पे आपका असाइनमेंट लगा है, देख लीजिएगा। तो इस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है, ये भी शिक्षण सहायता सामग्री में आते हैं इस प्रकार, है ना। बुलेटिन बोर्ड आधुनिक शिक्षा प्रणाली का एक उपयोगी उपकरण है। इस पर देश की राजनीति, आर्थिक, सामाजिक समस्याओं के संबंध में चित्र वगैरह प्रस्तुत करते हैं बुलेटिन बोर्ड में, है ना। आकृति, लेख, आवश्यक सूचनाएं सब इस पे लगाया जाता है, नोटिस बोर्ड टाइप का होता है, इस तरीके से, है ना, लगाया जाता है। वैसे ही फ्लेनेल बोर्ड, फ्लेनेल बोर्ड, अच्छा ये क्या होता है? ऑफिशियल यूज के लिए होता है। बुलेटिन बोर्ड
या नोटिस बोर्ड जो भी होता है ये ऑफिशियल यूज के लिए होता है, जबकि फ्लेनल बोर्ड जो होता है इंडिविजुअल यूज के लिए होता है। इंडिविजुअल यूज यानी कि स्टूडेंट या कोई जो है कि एम्प्लॉय है वो यूज करता है अपनी चीजों को प्रेजेंट करने के लिए, है ना। इसमें एक ही जो है कि आपका फेस होता है, उसमें बाई फेस, दो फेस हो सकते हैं, दो फेस हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ना, ये फ्लेन बोर्ड बनाने के लिए प्लाईवुड अथवा हाई बोर्ड के टुकड़ों पर फ्लेन बोर्ड बनाया जाता है। इसके दो सरफेस होते हैं, है ना, दो सर्व। ये अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से दिखाया गया है, ये है फ्लेन बोर्ड, इस तरीके का है, इस तरीके का फ्लेन बोर्ड जो है कि कुछ बनता है ना। एक फेस यहाँ पे देखिए, एक फेस ये है, एक फेस, और दूसरा फेस ये है। ये एम्प्लॉई या स्टूडेंट एज अपने लिए इंडिविजुअल के तौर पे यूज करते हैं, है ना। ये कपड़ों को खींच करके बांध दिया जाता है, इसके बाद इस पर विभिन्न विषय से संबंधित चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र, ग्राफ आदि को क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ये चीज है, ठीक है। संग्रहालय, म्यूजियम, म्यूजियम भी एक तरीके से क्या है आपका टीचिंग एड्स में आता है, बट ये टूर जो एजुकेशनल टूर है वहां पे ये सहायक होता है। जैसे हम ये बेसिकली इतिहास वगैरह से रिलेटेड चीजें होती हैं, है ना। बेसिकली मुख्य रूप से कहाँ से रिलेटेड होता है, इतिहास से, हिस्टोरिकल चीजें होती हैं, भूगोल की चीजें होती हैं, मेन हिस्ट्री से होती है। बाकी गणित वगैरह, विज्ञान वगैरह भी आता है म्यूजियम में। अब देखिए वो सारी चीजें साइंटिफिक ही तो है ना। इतिहास से संबंधित मेन रूप से होता है, किसी म्यूजियम में जाएंगे वो सारी चीजें वहां पे रखी होती है, पुरानी पुरानी चीजें, अलग अलग टेक्नोलॉजी के, अलग अलग समय काल के, है ना, अलग अलग जगहों से मिली हुई, एक साथ रखी होती है। आप जाते हो वहां पे, देखते हो, जानते हो, पूछते हो, इंक्वायरी करते हो, वहां पे गाइड होता है, या फिर आपका टीचर है या जो भी आपके साथ है उनके बारे में प्रॉपर चीजें आपको बताई जाती है। ये भी यहाँ पे टीचिंग एड्स में काउंट किया जाता है। आगे सरलता से समझाया। ब्लैक बोर्ड ये सामान्य जो है कि चीजों में आती है, अब इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाना चाहिए, ये आपको पता है ना। मैजिक लैंटर, मैजिक लैटर्न, मैजिक लैटर्न, ठीक है, मैजिक लैटर्न। अब इसमें देखते हैं तो यह जो है कि एक चित्र को, एक चित्र प्रदर्शक यंत्र है। क्या है, चित्र प्रदर्शक यंत्र है, चित्र प्रदर्शक यंत्र है जिससे पर्दे या दीवार पर दिखाया जाता है। अब इस तरीके का जो है पहले जमाने में जो प्रोजेक्टर आते थे ना, प्रोजेक्टर पहले के जमाने में, अभी वाले प्रोजेक्टर दूसरे हैं। पहले के प्रोजेक्टर इस टाइप के हुआ करते थे, बड़े से होते थे, बड़ा सा रील होता था, उसमें चलता रहता था और दूर किसी कपड़े पे या किसी दीवार पे उसे प्रोजेक्ट किया जाता था। वहां पे ये भी जो है कि यहाँ पे आ जाता है चित्र विस्तारित यंत्र या एपीडियास, एपीडिया स्कोप। क्या है, एपीडिया स्कोप या चित्र विस्तारक यंत्र, एपीडिया स्कोप या चित्र विस्तारक यंत्र। ये इसी की तरह सेम होता है, लेकिन ये थोड़ा सा मॉडर्न होता है ना। ये इसके तुलना में ज्यादा प्रभावी होता है, इसके तुलना में क्या होता है, ज्यादा प्रभावी होता है, सेम होता है, ये मानचित्र वगैरह के प्रदर्शित करने के लिए होता है। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा है, ये है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, बाकी काम जो है कि सेम है ना। चित्रपट या पर्दे पे इसे भी दिखाया जाता है सेम टू सेम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है इसमें, है ना। उसके बाद स्लाइडें, फिल्म पट्टियां या प्रोजेक्टर, इसके बारे में आपको पता है, ये स्लाइड से ही चल रहा है ना। फिल्म पट्टी जो आपको अभी मैंने बताया कि जो पहले के प्रोजेक्टर होते थे उसमें बड़े बड़े कैसेट लगाए जाते थे जो एक तरीके से फिल्म पट्टी से बने होते थे, है ना। वो फिल्म पट्टी मूव करती थी, दूसरे साइड से आपको लाइट जाता था और प्रोजेक्ट होता था तो सामने वो दिखता था चित्रपट पे, है ना। प्रोजेक्टर वगैरह ये सारी चीजें एक ही चीज की पार्ट है। नेक्स्ट यहां पे देखते हैं, हाँ, शिक्षण सहायता सामग्री के रूप तौर पे किया जाता है, प्रोजेक्टर की सहायता ली जाती है, ठीक है, सेम चीजें हैं, बहुत ज्यादा इसमें कोई वो डिस्कस करने की बात नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, श्रव्य सहायता सामग्री, श्रव्य
सहायक सामग्री। अब इसमें देख लेते हैं, तो सब मतलब सुनने वाली चीज ही आती है इसमें। इसमें आपका रेडियो है, रेडियो पे बहुत सारे आजकल प्रोग्राम आते हैं, है ना, प्रोग्राम आते हैं, ड्रामा आती हैं, कहानियां आती हैं, साथ ही साथ इसमें बहुत सा। अब देखिए क्या है ना, अभी भी देखा जाए, अभी आज के दौर की अगर हम बात करें, तो आज के दौर में देखा जाए, तो आज के दौर में भी देश के सारे इलाकों में टेलीविजन नहीं पहुंच पाया है। या आज से 10 साल पहले की बात करें, तो 10 साल पहले की बात करें तो बहुत ज्यादा टेलीविजन का प्रचलन नहीं था, बट रेडियो का प्रचलन हर जगह था। जो आज कोई जंगल में आदिवासी बैठा हुआ है, कोई माउंटेन जो बहुत बड़े पहाड़ के चोटी पे बैठा हुआ है, वहां पे टेलीविजन लेके तो बैठा नहीं हुआ है, बट वहां पे रेडियो आसानी से काम करेगा। तो इस तरीके के दूर दराज और पहाड़ी और जंगली आदिवासी क्षेत्रों में एजुकेशन के प्रचार में और सहायता करता है क्या, रेडियो पे बहुत सारे जो है कि क्लासेस के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, बताए जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से ये जो है कि सहायता सामग्री के रूप में उपयोग में लाया जाता है। जानकारी के ब्रॉडकास्ट करने में, प्रसारण करने में इसका बहुत बड़े लेवल पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टेप रिकॉर्डर, ये भी एक तरीके का क्या है, टीचिंग एड्स है ना। दृश्य श्रव्य सामग्री में देखें तो आपका सिनेमा, वृत्तचित्र, दूरदर्शन, नाटक इत्यादि, चलचित्र, सिनेमा, सॉफ्ट पावर बोलते हैं। जो सिनेमा आता है वो क्या है, सॉफ्ट एजुकेशन का पावर जो है कि चीजें हैं, सॉफ्ट चीजें हैं। जो आदमी कम पढ़ा लिखा है, जो कभी स्कूल नहीं गया है, जिसको प्रॉपर कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं आती है, तो भी वह फिल्म को देखकर अपनी मातृभाषा में उस चीज को समझ सकता है, जान सकता है, उस चीज को आसानी से बताया जा सकता है। मुख्य रूप से इससे क्या होता है, बच्चों में कल्पनाशीलता का विकास होता है। रेडियो के माध्यम से भी देखेंगे ना, रेडियो के माध्यम से भी बच्चे में जो इमेजिनेशन पावर है, जो कल्पना शक्ति है, कल्पना शक्ति का क्या होता है, विकास होता है। इसमें भी क्या होता है, कल्पनाशीलता का विकास होता है। ठीक है, इससे बच्चों की कल्पनाशीलता का विकास होता है। देखिए अब क्या है, अब बच्चे मोबाइल देखते हैं, तो मोबाइल देखते हैं या टीवी देखते हैं, तो मोबाइल देखने में और टीवी देखने में इमेजिनेशन पावर उतनी ज्यादा नहीं जो है कि बढ़ती है, जबकि स्टोरी सुनने में, रेडियो सुनने में, टेप रिकॉर्डर सुनने में, इसमें देखेंगे तो इसमें इमेजिनेशन पावर आपकी बहुत ज्यादा बढ़ता है। क्योंकि आप सुनते हैं और माइंड से सोचते हैं, तो सोचते रहते हैं, तो इमेजिनेशन पावर आपकी क्या होती है, बहुत अच्छी होती जाती है। ठीक है, टेलीविजन पे बहुत सारे जो है कि कार्यक्रम चलाए जाते हैं, है ना। इग्नू का देखेंगे तो इग्नू का सबसे बड़ा जो है कि टेलीविजन एजुकेशनल चैनल है, सबसे बड़ा इग्नू का एजुकेशनल चैनल है, जो टेलीविजन पे काम करता है। मैथ के, साइंस के, हिस्ट्री के, अलग अलग सब्जेक्ट के वहाँ पे क्लासेस जो है कि क्या किए जाते हैं, डिलीवर किए जाते हैं। सरकार के मुख्य जो है कि आपका मुख्य प्रोग्राम है, इसी के तहत जो है कि चलता है, और टेलीविजन के माध्यम से शिक्षा का प्रचार होता है आसानी से। हालांकि अब टेलीविजन की भी जरूरत नहीं है, जो अच्छे खासे एरियाज हैं या दूर दराज के, वहां पे भी मोबाइल पहुंच गया है ना। मोबाइल है तो बहुत सारी चीजों का मार्केट डाउन कर दिया। टॉर्च मार्केट डाउन, घड़ी मार्केट डाउन, रेडियो मार्केट डाउन, कंपास मार्केट डाउन, है ना। वीडियो रिकॉर्डर, कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डर मार्केट डाउन। तो बहुत सारी चीजों का क्या हो गया, मार्केट डाउन हो गया। लेकिन बहुत सहूलियत हुई। कंप्यूटर भी एक आधुनिक उपकरण है, इसके सहायता से हम बहुत सारी चीजों को, अच्छे मैथ के क्वेश्चन बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, डाटा को सुरक्षित रखते हैं, है ना, और चीजों को प्रेजेंट करना आसान होता है इसके उपयोग। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका व्यापक उपयोग देखने को मिलता है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर के निम्नलिखित लाभ क्या क्या है इसके। इससे बच्चों में पाठ के प्रति रुचि ज्यादा विकसित होती है। चित्रों और चलचित्रों के माध्यम से पाठ को अत्यंत मनोरंजक और जीवंत बनाया जाता है, है ना। इससे छात्रों को उच्च कोटि का पुनर्वलन मिलता है, रीइंफोर्समेंट, हाई क्लास ऑफ रीइंफोर्समेंट मिलता है। किससे,
कंप्यूटर या लैपटॉप से या मोबाइल से। हालांकि मोबाइल बच्चों के हाथ में पकड़ा दो, है ना, तो पकड़ा दो तो वो क्लास नहीं देखते, वो दूसरा ही अपना गेम और डोरेमोन और छोटा भीम, है ना, पता नहीं क्या क्या चीजें जो है कि उसमें ढूंढ ढूंढ के देखने लगते हैं। और वो आता है क्या, सायरन हेड, बहुत सारी चीजें ढूंढ ढूंढ के देखना शुरू कर देते हैं, क्लास की चीजें देखना बंद कर देते हैं, है ना। तो इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक चीज और है कि बच्चों को जब आप ये दो तो साथ ही साथ उनके साथ उनको मॉनिटर करो, देखना बहुत जरूरी है ना, देख रेख करना। इसके द्वारा पाठों का प्रस्तुतिकरण तैयार किया जाता है और पाठ अधिक सरल तरीके से, रुचिकर तरीके से प्रेजेंट कर दिए जाते हैं। इसके वजह से, ठीक है। अब ये प्रॉपर टीचिंग एड्स वाले जो है कि सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया, है ना। अब कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को फटाफट जो है कि देख लिया जाए। इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं जो आपसे पूछे गए हैं। हालांकि नॉर्मली क्लास में ये मैं नहीं रखता हूं, बट इस क्लास में एड है, 8-10 क्वेश्चन है, इसको फटाफट देख लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्नलिखित में से कौन सा सही तरीका है? पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे है ना। ए टीचर बिकॉज ऑफ द डेमोक्रेटिक नेचर allow students to sit anywhere in the class. Some students sit together and discuss or do group reading. Some sit quietly and read on their own. A parent does not like this, है ना। Which of the following would be the best way to deal with the situation, है ना। अब एक अभिभावक आता है और देख लेता है कि ये पता नहीं क्या हो रहा है, इधर ये चुपचाप बैठा हुआ है, इधर ये जो है कि बुक खोल के बैठा हुआ, इधर मटरगश्ती कर रहा है, इधर 2 लड़के पढ़ रहे हैं, 4 लड़के, ये चल क्या रहा है क्लास में। तो बच्चे के पास बेस्ट ऑप्शन, अभिभावक के पास बेस्ट ऑप्शन क्या है, वो क्या करना चाहिए, वो क्या कर सकता है, इसका भी यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। अध्यापक को प्रधानाचार्य से विद्यार्थियों की शिकायत करनी चाहिए। भाई विद्यार्थियों की गलती क्या है? कोई गलती नहीं है, शिक्षक जिस हिसाब से बैठाया वो बैठे हुए हैं। अध्यापक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे बच्चों को का अनुभाग बदल दें, ये भी गलत है, बच्चों की कमी नहीं है। अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि अगर आप अपने बच्चे को शिक्षक के या विद्यालय में नामांकन कराए हैं और अगर शिक्षक उसे अपने अकॉर्डिंग चला रहा है, अपने अकॉर्डिंग देख रहा है, तो आप उस पर ट्रस्ट कीजिए। ट्रस्ट करने के साथ साथ उससे आप चाहे तो आपकी जो जिज्ञासा है इस तरह के अव्यवस्थित क्लास को देख करके उसके बारे में आप उससे क्या कीजिए, पूछिए कि सर ये चल क्या रहा है, एक्चुअली ये टेक्निक कौन सी है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, क्या कोई समस्या है तो बताइए, उसका समाधान करते हैं हम, है ना। तो ये ऑप्शन बिल्कुल यहां पे करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। एक शिक्षिका पाठ वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। ये उपागम पर आधारित है। किस उपागम पर आधारित है? ज्ञान के निर्माण पर। अब यहां पे देखिए, पाठ वस्तु और सब्जियों के चित्रों का प्रयोग किया जा रहा है। टीचिंग एड से प्रश्न है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग सी टेट का क्वेश्चन बहुत खतरनाक लेवल का होता है ना। अभी देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो ये एक्चुअली है क्या? ज्ञान के निर्माण की प्रोसेस है, अधिगम में शास्त्रीय अनुबंध है, पुनर्वलन का सिद्धांत है। पुनर्वलन भाई यहां दूर दूर तक नहीं है ना। अधिगम के सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है ज्ञान का निर्माण। ज्ञान का निर्माण, ज्ञान का निर्माण का उपागम है ये, है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट।
बीजों का अंकुरण संकल्पना, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। मान लीजिए बीजों के अंकुरण के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चे को आप बताना चाहते हैं, तो बच्चे को बताना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट जो है कि वे क्या है, बेस्ट तरीका क्या है कि बच्चे वो अच्छे से समझ जाए, है ना। विस्तृत व्याख्या करना, अच्छा लेक्चर देने की बात की जा रही है ना। विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। देखिए ये बेस्ट ऑप्शन है, ये लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट कर रहा है। किसको प्रमोट कर रहा है? लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट कर रहा है, यानी बच्चा खुद के एक्टिविटीज द्वारा नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेगा। तो बच्चा जब खुद के एक्टिविटीज द्वारा नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेगा तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट माना जाता है। इसमें बच्चा इन्वॉल्व भी रहेगा, बच्चा इंटरेस्टेड भी रहेगा, बच्चा जो है कि इसमें एंगेज भी रहेगा और खुद से जो करके नॉलेज गेन किया जाता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा हटना पड़ेगा मुझे स्क्रीन से, बट इट्स ओके। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि, सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि, क्या लाभ है? विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भ में अनुप्रयोग करने व सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। ठीक है, प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या से संबंधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विषय प्रकरणों के प्रति नापसंद, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, नहीं होगा। पाठ्य योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुभूति होती है, ऐसा कुछ नहीं है, टफ होता है। इसमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सही है। विद्यार्थियों को देखिए अंतः विषयी अनुदेशन के बारे में जब बात करते हैं, अंतः विषयी अनुदेशन से मतलब यह है कि एक विषय को दूसरे विषय से कनेक्ट करना या एक विषय को अपने इन्वायरमेंट से कनेक्ट करके समझना और जानना। तो इसमें क्या होता है, विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भ में, अलग अलग संदर्भों में अनुप्रयोग करके करने और सामान्यीकृत करने का अवसर मिलता है। ये बात परफेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए। प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए मतलब टीचर सही नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा, ये भी निगेटिव सेंटेंस है, नहीं आएगा। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटि को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए, ये ऑप्शन करेक्ट है। देखिए बच्चे के पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो अगर गलती कर रहा है तो उसे एहसास हो जाता है कि हाँ मैं गलत कर रहा हूं, और जब उसे एहसास हो जाता है कि हाँ मैं गलत कर रहा हूं, तो एहसास हो गया तो उसे त्रुटि को वो सुधार सकता है, और जब सुधार सकता है तो टीचर को थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि कोई बात नहीं, हो सकता है बच्चा खुद सुधार ले, और सुधार ले तो अच्छी बात है, और अगर नहीं सुधार पाया तब हिंट दे, तब बताए कि देखो यहाँ पे गलत कर रहे हो। तो ये ऑप्शन क्या है? सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना और क्या और कैसे सीखना, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से, निष्क्रिय नहीं, गलत है, निगेटिव है। निरंतर गृह कार्य देते रहना, अच्छा चलो ठीक है। सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, नहीं ये भी थोड़ा सा निगेटिव हो गया, ये भी निगेटिव हो गया, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है? ए, शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, खुद डिसाइड करने दीजिए।
अपनी बातें उन पर थोपिए नहीं। लास्ट क्लास में भी जब मैंने बताया था तो दो चीजें, इस टीचर के दो स्पेशल वर्क या स्पेशल फीचर के बारे में मैंने बात किया था, उसमें ये चीज मैंने बताई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक शिक्षार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है, यानी कि मान लीजिए एग्जाम हो रहा है या टेस्ट हो रहा है और लगातार उस बच्चे का रैंक लो है, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श, तो अभिभावक क्या करेगा, बच्चे को क्या परामर्श देगा कि तुम क्या करो, है ना। जैसे आप गार्जियन हैं, आप बच्चे के गार्जियन हैं और बच्चे को बढ़िया स्कूल में डाल रखे हैं, बच्चे को जो है कि प्रॉपर आप मॉनिटर भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं, देखते भी हैं, निगरानी भी करते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे का जो ग्रेड है अप नहीं हो रहा है, हमेशा उसका लोअर ग्रेड बना रह रहा है या रैंक लोअर नीचे से आ रहा है, तो इस कंडीशन में आप बच्चे को क्या जो है कि एडवाइस देंगे, है ना। वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त काल पर रोक लगा देंगे। भाई ये थोड़ा सा गलत है, एजुकेशन का पार्ट है, इस पर रोक नहीं लगा सकते। जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करे, इस तरह से बच्चे को हतोत्साहित कर देंगे, ये भी गलत है। घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें, ये थोड़ा सा कर सकते हैं, ठीक है, कोई गलत नहीं है, न्यूट्रल टाइप का है ये ऑप्शन, है ना। हाँ, उसे एडवाइज करेंगे कि आप अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें, यानी कि आप अध्यापक से संपर्क बनाएं, अपनी बातें कहें, अपनी समस्याएं कहें। अगर आपका लोअर ग्रेड आ रहा है तो सर से पूछें कि सर एक्चुअली मैंने कॉपी में जो लिखा था वो कहाँ गलत था, कैसे गलत था, क्या दिक्कत थी, कैसे लिखना चाहिए, कहाँ पे प्रॉब्लम है, ये चीज़ नहीं आती है मुझे, वो चीज़ नहीं आती है, या ऐसा। देखो मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है ना, इसलिए बता रहा हूँ, ये करना बहुत ज़्यादा क्या होता है, जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिनियम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, किससे संबंधित है। मल्टीपल पेडागोजिकल टेक्निक्स, है ना, ग्रेडेड लर्निंग मटेरियल्स, मल्टीपल असेसमेंट टेक्निक्स एंड वेरिएबल्स कंपेटिबिलिटी variable complexity and format of materials are related to which of the following, किससे संबंधित है। सार्वभौमिक, अधिगम, अभिगम नहीं होना चाहिए, अधिगम होना चाहिए, अधिगम प्रारूप से, उपचारात्मक शिक्षण से, विभेदिक अनुदेशन से, पारंपरिक शिक्षण से। अब इसमें इसको देखते हैं तो ये यहाँ पे आता है विभेदीकृत अनुदेशन से, किससे है संबंधित है, विभेदीकृत अनुदेशन से संबंधित है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है, यानी कि जो उसकी प्रगति है, एक दुर्घटना हुई है, दुर्घटना के बाद उसके जो है कि प्रगति बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है, अनुकूल नहीं है, उसके बारे में जो है कि परामर्श में बातें कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय के परामर्श के लिए सबसे बेहतरीन हो सकती है। यह एक उपशासक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें, वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। ठीक है, विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु यह एक अच्छा संभावित परामर्श है। इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चंस है और ये बहुत खतरनाक, ये 2014 में पूछा गया है ना, 2014 में पूछा गया है। तो एक बार प्रश्न फिर से पढ़ लेते हैं। एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करता है, एक बच्चा है जिसके साथ परामर्श करता है जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है।
है ना, यानी कि जो पहले से उसकी प्रगति चल रही थी अब वो सही नहीं है। तो इसमें से कौन सी परामर्श जो है कि उसके लिए बेहतर होगा, ये पूछा जा रहा है। ए टीचर इज काउंसलिंग ए चाइल्ड हु ऑब्जेक्टिव प्रोग्रेस इज नॉट फेवरेबल आफ्टर एन इंसिडेंट, है ना, उसके लिए अनुकूल नहीं है, फेवरेबल नहीं है। तो इसमें क्या दे सकते हैं, वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। ये ऑप्शन ज़्यादा बी सही है कि आप जो है कि उसका अगर पहले से देखिए, जैसे बच्चा है, पहले उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, एक इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट के बाद उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं जाता है, नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में आप बच्चे को एडवाइज करेंगे कि वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है, यानी कि वो खुद से खोज करे, निर्माण करे चीज़ों को, और जो लोगों में जाने, खुद से जो है चीज़ें करे, तो वो ज़्यादा यहाँ पे इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। एक शिक्षिका पाठ्य को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सार लिखना सिखा रही है, क्या वह क्या कर रही है? जैसे मान लीजिए कोई पाठ है, जैसे लिटरेचर की बात की जा रही है, लिटरेचर की बात मुख्य रूप से ये लिटरेचर में किया जाता है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, कोई और लैंग्वेज प्रॉपर उसमें लेसन है, उस लेसन का सार लिखना है ना, समरी लिखनी सिखा रही है। तो वो एक्चुअली कर क्या रही है ना, वह बच्चों को पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है, वह बच्चों को संपूर्ण पाठ वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। नहीं, ये एक चीज गलत है, ये ऑप्शन सही नहीं है ना। वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु को महत्व को पुनर्वलित कर रही है, वह विद्यार्थियों को सामर्थ्यक स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। ठीक है, शी इज नॉट मोटिवेटेड टू स्टूडेंट। हाँ, वह बच्चों को पाठ समझने की स्वशैली, ये ज्यादा सही है यहाँ पे, वो बच्चों को पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहयोग कर रही है। कि बच्चा अगर पाठ का समरी लिखने समझ में आ जाएगा, जो चैप्टर है चैप्टर का समरी लिखने उसे आ जाएगा, अगर उसका सारांश लिखने आ जाएगा, मतलब ये हो गया कि बच्चे को पढ़ के वो चैप्टर समझने आ गया है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा, इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है ना। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट जो है कि देखा जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है, उसको देखा जाएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।